एग्जाम खत्म, टेंशन खत्म। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैंने बहुत सारे बच्चों के फोन में स्टेटस देखे हैं। तो हेलो टेंथीज, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बेटर होंगे और आई होप कि आप ये जो टाइम है आपका आफ्टर एग्जाम, उसमें आप चिल कर रहे होंगे। और बनता भी है, ये आपका हक है, क्योंकि आपने पूरे साल भर बहुत ढेर सारी मेहनत की है हमारे साथ और अपना 100% पोटेंशियल इस क्लास में झोंक दिया है। हालांकि ये क्लास आपके लिए इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग रही होगी और इस क्लास का एक्सपीरियंस आपको सारी क्लासेस से बेटर फील हुआ होगा। ठीक है, आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम लोग अब 10th से 11th में आ गए हैं, तो क्या अभी भी वो बचकानी हरकतें हम वो कर सकते हैं, या क्या हमारे पास चांसेस हैं कि हम 11th को भी 10th के जैसे ही क्या करें, फेस करें। तो स्टूडेंट्स, इस बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि कितना गैप है 10th से जब आप 11th में जा रहे हैं, तो कितनी बड़ी जंप है। सपोज आप 8th से 9th में आए तो आपको कुछ एक जंप मिली जिसमें आपने सीखा न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस। 8th में तो कुछ था ही नहीं, मैथ्स तो थी ही, फिजिक्स में भी मैथ आ गई, केमिस्ट्री में भी मैथ आ गई, है ना। जब आप 9th से 10th में आए तब आप इन चीजों से फैमिलियर थे, तो इवन आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई और आसानी से आपने 9th से 10th को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको पता है 10th से जो 11th की जो गैप है, जो जंप है, वो बहुत ज्यादा बड़ी है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर जंप हमें करना कहां है। अब हमारे पास कई सारे ऑप्शंस खुल गए ना, मैथ्स में जाना है, बायो में जाना है, ह्यूमैनिटीज में जाना है, या कोई डिप्लोमा करना है 10th के बाद का, है ना। तो इसके लिए एक कैरियर हमारा अपॉर्चुनिटी भी हमें दिखती है, राइट। तो आपको अब करना होगा स्ट्रीम सिलेक्शन। तो स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए बहुत ही प्यारा लाजवाब पूरे यूट्यूब का कंक्लूजन लेकर के आ रहा हूं मैं आपके सामने, जिसमें मैं हर एक स्ट्रीम की, हर एक ब्रांच की बात करूंगा और मैं आपसे बात करूंगा आपके पर्सनल ओपिनियन और आपके पर्सनल इंटरेस्ट की। ठीक है, फिलहाल तो आज का सेशन है, उसमें बस हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या गैप डिफरेंस है, कैसे कवर कर सकते हैं और क्या हमें 10th के अकॉर्डिंग 11th में सोचना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितना गैप डिफरेंस आ रहा है हमारे 10th और किसमें, 10th और 11th में। चलिए मैं आपको ले चलता हूं थोड़ा सा आगे, और आगे हम लोग देखेंगे जो हमारा अगला हमारे पास स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा 10th और 11th में डिफरेंस, 9th और 11th में सिमिलरिटी। ठीक है, सिमेट्री लिख गया है, उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, थोड़ा जल्दबाजी में रहते हैं आजकल मन सर, तो हमारी टेक टीम जल्दबाजी में कुछ भी लिख देती है। सिमेट्री कुछ नहीं होता, सिमेट्री तो दूसरी चीज है। तो जरा बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन 10th एंड 11th। देखिए, जो 10th में आपको जितना भी सिलेबस मिला है, चाहे वो आपका साइंस का कोई भी सिलेबस से ले लो, चाहे फिजिक्स में ले लो, चाहे मैथ्स में ले लो, चाहे केमिस्ट्री में ले लो, चाहे बायो में ले लो, आपको जो 11th में मिलेगा वो बहुत ज्यादा चेंज मिलेगा। बेसिकली मैं फिजिक्स का टीचर हूं, तो मैं आपको फिजिक्स की बात बताता हूं। फिजिक्स में 10th से रिलेटेड आपको एक भी चैप्टर, एक भी क्वेश्चन 11th में नहीं मिलने वाला है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि जंप की, तो देखो हम लोग 10th में कितना पढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं हर चीज, 9th में थोड़ी थोड़ी चीज पढ़ते हैं। अब 11th में हमें क्या करना है कि उन चीजों को एलैबोरेट कर दिया गया, आपके एक कंसेप्ट को ब्रेक कर दिया गया दो पार्ट में। आपको बुक 1 पढ़नी है, मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, इसी तरह आपको केमिस्ट्री में पढ़नी है, इसी तरह आपको बायोलॉजी में पढ़नी है, बुक 1 बुक 2। ठीक है, तो बुक 1 के कोर्सेज जो होंगे, जो चैप्टर्स होंगे, वो कहां से रिलेटेड होंगे, वो रिलेटेड होंगे आपकी प्रीवियस क्लास, मतलब 9th क्लास से। कहां से शुरुआत होती है आपके मोशन से। तो मोशन में क्या हो गया, मोशन हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन, अब वहां पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। ठीक है, इसके बाद फ्रिक्शन फोर्स आपने पढ़ा था, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये भी हमने पढ़ना है। फिर इसके बाद ग्रेविटी पढ़ी थी, ग्रेविटी हमने पढ़ना है। ओके, फिर क्या पढ़ना है अपने को, ये जो हमारे पास जो पार्ट है वर्क पार्ट एनर्जी, ये एक चैप्टर है। ये कुछ चैप्टर मिला के आपकी बुक 1 तैयार करते हैं, जबकि आपकी 9th क्लास में ये टोटल साइंस में फिजिक्स में इतने चैप्टर है। तो ये कुछ डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, जो कि जंप बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, इस जंप से क्या हमें साइड इफेक्ट होते हैं, क्या हमें मिलता है, इसके लिए थोड़ा आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। और मजा आए तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को हमारे शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स तक, क्योंकि हम जो अगला वीडियो करके आ रहे हैं वो डेफिनेटली आपको देखना चाहिए, जिससे आपको कैरियर अपॉर्चुनिटी और आगे क्या स्ट्रीम लेनी चाहिए उसमें आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं सिमिलरिटी। मैंने बताई, तो सिमिलरिटी क्या है कि 9th का जो भी हमने साइंस में पढ़ा है वो हमें 11th में देखने को मिलेगा बुक फर्स्ट में। किसी भी सब्जेक्ट की बुक फर्स्ट है वो 9th का आपको सिमिलर मिलेगा।
लेकिन अगर हम बुक सेकंड की बात करें तो बिल्कुल नया मिलेगा। ऑलमोस्ट 11th और 12th में, थोड़ा मैं 12th को छोड़ देता हूं, 11th में जितनी भी फिजिक्स है दुनिया में, जितनी भी फिजिक्स है, उस पूरी फिजिक्स का थोड़ा 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 टच दिया जाता है आपको कि हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। 11th और 12th मिला के बात कर रहा हूं मैं। 11th 12th की फिजिक्स में वो सब कुछ आपको दे दिया जाता है जितना दुनिया में है। अब 2-4-5 टॉपिक की बात नहीं करता हूं, लेकिन फिलहाल जो मेरे नॉलेज में, ठीक है, आप गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन क्या सिर्फ टच किया जाता है आपको, सारी चीजें पढ़ाई नहीं जा रही हूं, केवल टच की जा रही है। तब जाकर के 2 किताबें बना दी खूब 3-3 हजार पेजेस की, अगर मैं रेफरेंस बुक की बात करूं, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि एलेबोरेट किया कर दिया गया, तब समझो कि कितनी मोटी बुक होगी, कितना आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको तैयार कर रहा हूं कि 11th में आपका माइंड सेटअप क्या होना चाहिए, एम क्या होना चाहिए, ठीक है, और कैसे हम इस 11th को अपने हाथों से नहीं जाने दे सकते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारी प्रॉब्लम मैंने फेस करी एज अ टीचर, मैं स्कूल में टीचर भी हूं, और वहां पर मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करी। 11th वाले बच्चे को कैलकुलेशन नहीं आ रही है, 11th वाले बच्चे को पावर सॉल्व करनी नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि लास्ट जो एग्जाम हुए बहुत लेट तक चले, इसके बाद बच्चे ने ज्वाइन किया जुलाई से ज्वाइन किया, तब तक कुछ कोर्स तो फिनिश, इसके बाद जब ज्वाइन करेगा तो बैकलॉग हो गया तो कवर नहीं कर पाया। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि ये प्रॉब्लम मेरे बच्चे, मतलब आपके साथ ऐसा कुछ है, जो हमारी टीम के जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन बच्चों के साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो थोड़ा सा माइंड सेटअप करिएगा कि बहुत ज्यादा लॉन्ग जंप है। देखो 8 से 9th, 9 से 10th बहुत छोटे छोटे जंप है, लेकिन 11th से 10th से 11th एक इतनी लंबी जंप है कि इसको जंप करने में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका थोड़ा सा कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं। एक जीता जागता एग्जांपल है मेरे स्कूल में कि एक टॉपर स्टूडेंट जो हमारे यहाँ का 95 प्लस मार्क थे, जो उसने टॉप किया था, वो फिजिक्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा, वो केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा, वो मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो कैसे स्टार्ट करना है आइए जानते हैं। तो अब डिफरेंस के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि अब हमारे पास क्या बचा है। जस्ट अ मिनट, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने अगले पार्ट की तरफ। जंप क्या है जरा देखो समझो, इस जंप के बारे में समझिए भाई। हमारे पास क्या है फिजिक्स में, अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, मेरे सब्जेक्ट में देखो 9th 10th में कितने चैप्टर हैं, मिला के 8 चैप्टर हैं, ठीक है। 4 9th में, 4 10th में, एक रिड्यूस था, अगर बढ़ा दोगे तो 10 चैप्टर हो जाएंगे ज्यादा। 11th में कितने हैं, 14 चैप्टर। कितना गैप हो गया, ये 2 साल का स्टडी मटेरियल, कितने साल का, 2 ईयर, 2YEAR। और ये कितने का, 1 ईयर का कोर्स है ये। एक साल में, 2 साल में 8 चैप्टर और 1 साल में 14, कितना बड़ा गैप है, ठीक है। और फिर जो चैप्टर है ना, तो 7 चैप्टर की एक पूरी बुक है, 1 बुक, ठीक है, और 7 चैप्टर की दूसरी बुक है, ठीक है। तो देखो कितना ज्यादा लॉन्ग जंप है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब एक आदमी जो अगर थोड़ा सा इसको +1 लेवल कर दो, उसको समझ में ना आ रहा हो, तो इतने लॉन्ग जंप में आता है भाई। सिंपल सी बात है, अभी हमारा जो मेंटल स्टेटस है वो क्लास 10th के हिसाब से। अब जब 11th में जाएंगे तो थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं वीकनेस मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम का, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव वे में भी लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो फिजिक्स में कुछ सिखा ही रहा है नया। क्योंकि 10th तक तो वही बचकानी चीजें, जो 10th तक पढ़ रहा है वो कई सारी चीजें ऐसी ही जो गलत है, आगे 11th 12th में हमें उसको क्या करना है, सुधारना है, ठीक है। चलो, तो इस जंप के बाद अब हमारा जो अगला साइड है वो देखो क्या कहता है, रिजल्ट डिफरेंस। अब मैंने अभी बात आ रहा था कि बहुत बच्चों का क्या होता है कि मेंटल एक स्ट्रेस आ जाती है 11th क्लास में। कैसे स्ट्रेस आ जाती है? स्ट्रेस ये आ जाती है कि मान लीजिए 10th में आपके 96% आ गए, और वहीं आप, मैं 10th की बात बता रहा हूं, 10th की बात, और 11th में आप क्या आ रहे हैं, 56% आ रहे हैं, ठीक है 11th में। या मैं कहता हूं चलो 80% भी आ गए तब भी ठीक है, लेकिन बच्चों के 70% मुश्किल से आते हैं। बहुत सारे 90 वालों को मैंने देखा है कि 11th में आता है। इससे क्या था, उनका जो मोरल है वो डाउन हो जाता है, ठीक है। और मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि कितना लंबा जो जंप है, कितना सिलेबस डिफरेंस है, बहुत वाइड सिलेबस है 11th का इन द कंपैरिजन ऑफ 9th एंड 10th। तो ये जो रिजल्ट में कमी आ गई, ये कहां पर आ गई? ये बच्चे की गलती नहीं है, ये टीचर की गलती नहीं है, ये प्रॉब्लम है सिलेबस डिफरेंस, ठीक है। बहुत ज्यादा रिजल्ट डिफरेंस आ जाता है। ओके, अच्छा यहां से एक कंक्लूजन और निकलता है। क्या कंक्लूजन निकलता है? कि 10th के मार्क्स के हिसाब से 11th में स्ट्रीम नहीं चूज करनी है, ठीक है। पहली चीज तो ये समझ लीजिएगा, ठीक है। जो स्ट्रीम का हमारा वीडियो आएगा तो आता ही रहेगा, फिलहाल तो ये इसमें हम लोग ही कवर करेंगे। दूसरा,
मान लीजिए आपके 10th में मैथ्स में आपके 95 मार्क्स आ रहे हो, तो जरूरी नहीं कि 11th में आपके 95 मार्क्स ही आए। हो सकता है आप फेल हो जाओ, या हो सकता है आपके 40 मार्क्स आए, हो सकता है 70 मार्क्स आए। ठीक है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो कि फेल हो जाओ या रीटेस्ट लगे। मान लो आपके 10th में साइंस में आपके बहुत अच्छे नंबर आते हैं, बहुत अच्छे नंबर, 90 मार्क्स में बोलता हूं बहुत अच्छे आते हैं, तो आप 11th में क्या है, क्या 11th में फिजिक्स में आप 90 मार्क्स ला सकते हो? ये बिल्कुल मत सोचना, ऐसा नहीं है। बच्चों के आते भी है तो क्या वो गॉड गिफ्टेड थोड़ी होते हैं, वो ऐसे ही बच्चे होते हैं। बस ये कि उनका जो फोकस है, डायरेक्शन है, एक कांस्टेंट रहता है, एम उनको दिख रहा होता है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होते, ऐसे बच्चों के आते हैं, ऐसा नहीं कि आते नहीं। ठीक है, इसके बाद ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि 10th के बाद बच्चा मोस्ट ऑफ केसेस में डैश डैश डैश, ये डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो सरप्राइज खत्म हो जाएगा। फिर आगे लोग बढ़ते हैं कि अब ये तो सर हो गया प्रॉब्लम, अब स्टार्ट कैसे करें, ये तो बताओ स्टार्ट कैसे करना। ये तो बता दिया, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, डिमोटिवेट कर दिया, परेशान कर दिया, अब भाई स्टार्ट कैसे करें? तो भाई चलो पेन कॉपी नोट कर लो, निकाल के नोट कर लो कि स्टार्ट करने के लिए हमें एक मंत्र पढ़ना पड़ेगा। मजाक कर रहा हूं, जादू तो करने नहीं बैठे अपन, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। तो स्टार्ट करने के लिए देखो, सबसे पहले चीज तो आप अपना माइंड सेट कर लो, आपको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, कैसे क्या चूज करना है, इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो यार आज का दिन। और इसके बाद बहुत ही जल्दी हम कल या परसों में आपको मॉर्निंग में वीडियो मिल जाएगी, अगर उसको देख करके आप थोड़ा सा सोचो कि क्या करना है, क्या कर सकते हैं। और उस स्ट्रीम को चूज करने के बाद आपने पेपर कर दिए, 5-6 दिन का रेस्ट हो गया, आराम से चिल कर लिया आपने। अब इसके बाद क्या करो, अपने टीचर से या जो आपको गाइड कर रहे हैं उनसे क्या करो, कांटेक्ट करो, और अपना 11th का धीरे 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 कछुए वाली चाल वाली जर्नी शुरू करो। ठीक है, कैसे शुरू करना है? सबसे पहले तो आपके माइंड में फोकस होना चाहिए। अब कि अच्छा, बहुत सारे बच्चों के माइंड में हो जाता है कि 11th है यार, मस्त मस्ती करेंगे, चिल करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। और यहीं पर बच्चा क्या हो जाता है, धोखा खा जाता है यहीं पर। क्योंकि धोखा इन द सेंस भाई, अब यहीं पर 11th क्लास में उसके माइंड में दोस्ती भी चलती है, यारी भी चलती है ना भाई, आशिकी भी सवार होती है। तो इन सब चीजों थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से बचना पड़ेगा और अभी से ही ग्रिप बनानी पड़ेगी। बेसिकली जो बच्चा अभी ज्वाइन करता है वो धीरे 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 कछुए वाली चाल से अपने एम तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर कोई बच्चा सोचेगा यार अभी तो रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट के बाद हम लोग शुरू करेंगे, है ना, जुलाई से शुरू करेंगे, दिसंबर से शुरू करेंगे, ये सब नाटक में मत फंसना। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपका उस कॉम्पिटिटर से, जो कि एक अच्छा स्टूडेंट है और वो आपका आगे होने वाला कॉम्पिटिटर है, उससे बहुत पीछे हो जाएगी। तो थोड़ा 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 पढ़ना शुरू करिए। और ये 11th के लिए ही नहीं है बेसिकली, ठीक, किसी भी क्लास का बच्चा है तो छुट्टियों को अगर वो ज्यादा एंजॉय कर रहा है तो फिर उसके अंदर लेजीनेस आ जाती है और थोड़ा सा गैप हो जाता है किसके, एजुकेशन की और तुम्हारे माइंड के बीच में। आपका दिमाग है, जो मन है ना, कहता है अरे भाई मत पढ़, मुझे नींद आ रही है, आराम कर लेंगे। तो अगर आपने ऐसा किया तो क्या, रेस्ट किया तो रेस्ट नहीं देना है। आप थोड़े दिन चिल करिए, थोड़ा सा अपना पढ़ाई वाला भूत थोड़ा कम करो, और इसके बाद फिर से थोड़ा 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 एंजॉय करते जाओ, मस्ती करते जाओ, और हर सब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर टाइम दो। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम का मतलब कि अगर आपने मान लीजिए एक एक कॉन्सेप्ट भी तैयार किए अभी से, तो जो बच्चा जुलाई में ज्वाइन करेगा उससे तो +1 होंगे नहीं होंगे। तो पहली चीज तो ये कि आप लोग क्या करो, आपको ग्रिप नहीं खोनी है, जो भी ग्रिप है वो नहीं लूज होनी चाहिए आपकी एजुकेशन को लेकर। पहली चीज तो ये आपको करनी है। ठीक है, स्टार्टअप मैं बता रहा हूं कैसे स्टार्ट करना है। फिर जो हमारा रोड मैप होगा कि हम 11th को अच्छा करने हैं ताकि हमारे लिए जेई और नीट अच्छा हो जाए, वो हम लोग फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे, स्ट्रेटजीज के बारे में, टिप्स के बारे में और ट्रिक्स के बारे में। लेकिन इसके पहले हम लोग लेकर के आ रहे हैं कैसे स्ट्रीम को चूज करना है। ठीक है, पहली चीज तो ग्रिप नहीं लूज होनी चाहिए। दूसरी बात कि सर अब कहां से देखें, अभी तो घर में YouTube में बहुत सारे कंटेंट पड़ा है, बहुत सारे अच्छे एडुकेटर्स हैं जो लाइव क्लासेस दे रहे हैं, या YouTube में उनका फ्री कंटेंट पड़ा है। अभी कुछ खरीदने की, परचेस करने की जरूरत नहीं है, पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो वहां से आप क्या करो, YouTube से हेल्प ले लो, और YouTube से आप क्या करो, सर्च करो, फिजिक्स सर्च करो, केमिस्ट्री सर्च करो, बायो सर्च करो, है ना, और भी जो सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटीज के, कॉमर्स के, वो सर्च करो और पढ़ के देखो। अगर आपको मजा आ रही है तो ठीक है, इसका मतलब ये आपको करना चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। या कुछ बच्चों का पहले से ही एम सेट है, मुझे ये करना है, ठीक है, या मुझे ये नहीं करना, तो आप उस फील्ड के वीडियोस देखना शुरू करो। वीडियोस देखो, है ना, टीचर से कंसल्ट करो, उनसे समझो कि सर ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर ऐसा करने में मजा आ रही है आपको तो समझ जाओ कि आप एकदम सही रास्ते पे हैं और 11th आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ठीक है, इसके बाद तीसरी चीज क्या करो, एक शेड्यूल प्रॉपर तैयार करो अपना। ये नहीं करो कि गर्मियों की छुट्टियों में नानी घर मत जाओ, शेड्यूल है तो नानी घर नहीं जाएंगे, नानी घर जाओ, एंजॉय करो, लेकिन वहां पर भी फोन आपके पास होगा। तो PUBG तो खैर बैन हो गया, बाकी सारे गेम और
ये जो 30 सेकंड वाला नशा जिसे बोलते हैं ड्रग्स है वो 30 सेकंड का, उसको छोड़ करके क्या करो, थोड़ा सा अपने पढ़ाई में फोकस करो। ठीक है, केवल स्टार्टिंग के लिए ये 3 चीजें आपको करनी है और चौथी चीज कुछ नहीं करनी। ठीक है, फोकस्ड रहो, जितनी देर पढ़ाई करो उतनी देर फोकस रहो। ठीक है, अगर आपने इतना कर लिया तो आपकी जो स्टार्टिंग है वो बेटर हो जाएगी। जैसे मान लो कोई मैच चल रहा है और मैच में अगर ओपनर ही जल्दी आउट हो गए, मान लो क्रिकेट मैच चला है और ओपनर दोनों आउट हो गए, 10 रन पे दोनों ओपनर खत्म, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि जो बीच वाले प्लेयर्स हैं वो एक अच्छा स्कोर ही खड़ा कर पाएंगे? प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। प्रोबेबिलिटी पढ़ के आओ क्लास 10th में, जानते हैं ना। लेकिन अगर ओपनिंग ही 100 रन की हो गई या दोनों ने 100 कर दिए, 200 की ओपनिंग हो गई और लास्ट में अगर आपके पास बॉल्स हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप उस 200 को या 100 को एक बेहतरीन स्कोर की तरफ ले जा सकते हो। तो अब चॉइस आपकी है कि ओपनिंग आपको बेटर करनी है या क्लोजिंग आपको अच्छी करनी है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ओपनिंग गुड तो क्लोजिंग अच्छी, ओपनिंग खराब तो क्लोजिंग खराब, सब कुछ खराब। ओके, तो चॉइस इज योर्स। आज के लिए इतना ही, ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए माइंड सेटअप करिए कौन से स्ट्रीम में क्या क्या होता है, क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चन करने वाला हूं उस वीडियो में। और आज के लिए इतना ही, आज भी चिल करो यार। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।